नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए बुलेटिन में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है न्यूयॉर्क से, जहां विख्यात लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया है। सलमान रुश्दी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हमला करने वाले शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में सलमान रुश्दी आज एक लेक्चर देने जा रहे थे और जैसे ही उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमलावर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो जगह जहां पर सलमान रुश्दी को चाकुओं से उन पर हमला किया गया, उनके गले में चोट आई है, गले पर चाकू से हमला किया गया। जो अभी अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, जो जानकारी दी गई, उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस हमला करने वाले से पूछताछ में जुटी है कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया। लेक्चर देने जा रहे थे सलमान रुश्दी, जब उन पर यह अटैक किया गया। आपको मालूम होगा उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ ईरान ने 1988 में ही फतवा जारी किया हुआ है, जो अभी तक कायम है। सलमान रुश्दी पर इस हमले को उस फतवे से जोड़कर देखा जा रहा है। रुश्दी के खिलाफ सबसे पहले ईरान ने जारी किया था फतवा। द सैटेनिक वर्सेस किताब लिखने के बाद यह फतवा जारी हुआ था। 1989 में ईरान के अयातुल्लाह खुमैनी ने यह फतवा जारी किया था। रुश्दी के खिलाफ ईरान का फतवा अभी भी कायम है। सलमान रुश्दी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कई सारे इंटरनेशनल प्राइजेस मिले हैं इनको, इनकी लेखनी के लिए। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। भारतीय मूल के लेखक है सलमान रुश्दी, और सलमान रुश्दी का जो पहला उपन्यास था वो था ग्रामस, जिसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन आई, जिसमें उनको काफ़ी ख्याति मिली। और उन्होंने जो ये चौथा उपन्यास लिखा द सैटेनिक वर्सेस, उसके खिलाफ दुनिया भर में विरोध देखा गया। पाकिस्तान से लेकर ईरान तक में उसका विरोध हुआ और ईरान के अयातुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा जारी किया और उसके बाद लगातार वो फतवा कायम था। 1989 से वो फतवा जारी किया गया। 3 दशक लगभग हो गए। और आज सलमान रुश्दी जब न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, तभी सलमान रुश्दी पर चाकुओं से अटैक किया गया। हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। जाहिर है यही सच्चाई है, लेकिन जब पाकिस्तान और चीन जैसे नापाक पड़ोसी हों तो कैसे निपटा जाए, ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 दशक में बार बार शिकस्त के बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तान संवैधानिक संशोधन की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद पीओके की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और इसीलिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग उठी है। यह सवाल है कि क्या पीओके में तिरंगा फहराने की तारीख आ चुकी है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बच्चा बच्चा कट मरेगा। और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। क्यों स्वरूपा बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा यलोची के पार हों। बहन भाइयों, ये बराबर है, ये चीज हमको सालती रहती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का हो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आजादी, पाकिस्तान के लुटेरे हुक्मरानों से आजादी।
बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों से आजादी। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले कट्टरपंथियों से आजादी। ये नारे, तस्वीरें और तकरीरें पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। एलओसी पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर बगावत की आग सुलग उठी है। कश्मीर सुबह नहीं करेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा। इस्लामाबाद के शैतानों, रावलपिंडी के पापियों से आजादी की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बातों में हरगिज़ आए, उनके प्रेशर में मत आए। ये पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं, ये पाकिस्तान की चालबाज एस्टैब्लिशमेंट और वहां मुख्तलिफ हुकूमतों की कारस्तानियां होती हैं। मैं एक बात वादा करना चाहता हूं, इस तरह का मुसवदा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, हमें नामंजूर है जनाब शहबाज शरीफ। अगर इस तरह का आसिफ अली जरदारी भेजेगा तो जरदारी साहब हमें वो भी नामंजूर होगा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह का मुसवदा इमरान खान भेजेगा तो हम वो मुसवदा भी कबूल नहीं करेंगे। हम नहीं मानते ये मंजर कोटली का है, जहां जिन्ना के सियासी वारिसों के खिलाफ पीओके की आवाम सड़क पर उतरी हुई है। कोटली ही नहीं, कब्जे वाले कश्मीर का हर कोना सुलग रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित तक आक्रोश की आग सुलग उठी है। इसकी वजह क्या है, पहले ये जानते हैं। पीओके की संवैधानिक स्थिति में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। इसे पीओके के लिए संविधान में 15वां संशोधन एक्ट कहा जा रहा है। इससे पीओके के विधायी ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। अगर नए संशोधन को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के लोग और विदेशी नागरिक भी पीओके में प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। नया संशोधन पीओके की कठपुतली सरकार के इमरजेंसी राइट को खत्म कर देगा। वैसे तो जिन्ना के सियासी वारिस पीओके को 7 दशक से लूट रहे हैं, लेकिन अब कब्जे वाले कश्मीर को बर्बाद करने का परमानेंट परमिट लेने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए पीओके में पाकिस्तान के जालिमों के खिलाफ भीषण तरीके से बगावत का बवंडर उठ गया है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, ये हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। पीओके में बाजवा के बुज़दिलों के खिलाफ आक्रोश की पराकाष्ठा की ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। पाकिस्तान के जिन कायद फौजियों को आप पीओके की आवाम को बूटों से रौंदते देखते थे, जिन आवाजों को बाजवा के शागिर्द बंदूक के जोर पर खामोश कर देते थे, वो जुबान अब खुल के इंतकाम लेने लगी है। 70,000 पिंडे किसी ने नहीं पाई। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, ये हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। तुम्हारी पिंडे इसी तरह उतरेंगी जिस तरह बांग्लादेश में उतरी थी। पीओके की ये वही आवाम है जो दशकों तक आतंकी मुल्क के फौजी बूटों के तले कुचली जाती रही। इस्लामाबाद के नाकारों के लिए पीओके की हैसियत जमीन के उस टुकड़े की तरह है जिसे जब चाहे जैसे चाहे लूटा जा सके। 7 दशक से पाकिस्तानी यही करते रहे, लेकिन अब 15वें संशोधन के जरिए पीओके को अलग पहचान देने की कोशिश में उसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने की साजिश कर ली है। 1000 साल भी लगे रहे, मसला कश्मीर खत्म नहीं हो सकता जब तक अवाम की उम्मीदों के मुताबिक न हो जाए। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये कोई इख्तियार इनके पास नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तियार इनके पास नहीं है। पीओके में ये वही कठपुतली है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की हाँ में हाँ मिलाया करती थी, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद की साजिश का पता चला, जुबाबागी हो गई। छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। वैसे पहला मौका नहीं है जब पीओके में पाकिस्तान के जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। जिन्ना के सियासी वारिसों के खिलाफ इस तरह के नारे तभी से गूंज रहे हैं जब से पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन इस बार एलओसी पार की अवाम हर हाल में पाकिस्तानी लुटेरों को झेलम की लहरों में दफन कर देना चाहती है।
देखिए, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के, हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और जलसे हो रहे हैं। तमाम बार काउंसिलों में जो वकील हैं उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है और इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों को जेलों में डाल दिया। ऐसा मुल्क जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है, बर्बाद हो गया वो मुल्क। कहने को पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन यहां की जिंदगी गुलामों से भी बदतर है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने एलओसी पार के कश्मीर को गिरवी रखने की साजिश को तैयार कर लिया है, उसके पीछे क्या मकसद है, ऐसे समझिए। कश्मीर का जो हिस्सा पश्चिम की तरफ दिख रहा है, उसी को पीओके कहते हैं। इस हिस्से पर पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से कब्जा किया था। पीओके कश्मीर के कुल हिस्से का 30% है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हुंसा, गिलगिट, शख्सगाम घाटी और अक्साम है। बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंपे थे। इस इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। कहने को यह पूरा इलाका स्वायत्त है, लेकिन मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार बैठती है, जिसके जरिए पाकिस्तान इस पूरे इलाके में लूट खसोट और जुल्म जाती के इंतहा करता रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के प्रस्तावित संशोधन 15 को मंजूरी मिल जाती है तो क्या हो सकता है? पीओके की कठपुतली हुकूमत के हर अधिकार खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान अलग अलग देशों को पीओके में निवेश को कह सकता है। पीओके में सीपेक के बहाने चीन पहले ही कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट की सुरक्षा के बहाने चीन अपनी फौज पीओके में भेज सकता है। पाकिस्तान की ऐसे ही साजिशों से कोठरी में दहशतगर्दों की खिदमत करते पीओके के लोग अब आजिज आ चुके हैं, इसलिए तिरंगा हाथ में थामने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीओके के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? पीओके की आवाम क्या भारत में शामिल होना चाहती है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके के जुल्म सितम, उस नाम निहाद आज़ाद कश्मीर जो दर हकीकत ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ वो जिस तरीके से पिछले 73-74 सालों से जुल्म सितम कर रहा है, वो अभी तक दुनिया के सामने ढका छुपा हुआ था, लेकिन अब सामने आ रहा है। मौलाना सैयद हुसैन ने जो कहा, यही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रायशुमारी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे मौलाना के तारुफ से समझिए। सैयद हुसैन दहलवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अंजुमन मिनहाज ए रसूल के चेयरमैन हैं। मौलाना कई बार पीओके का दौरा कर चुके हैं। पीओके का दौरा करने के दौरान मौलाना सैयद हुसैन दहलवी ने लोगों से सवाल पूछे कि अगर भारत में शामिल होने का मौका मिलता है तो कबूल करेंगे? जवाब क्या मिला, खुद सुनिए। और जब मैं गत वर्षों में गया था, तभी ये लोगों ने वहां पे कहा था कि अगर आज हमको इस वक्त की इजाजत हो कि हम जब भारत के साथ मिलना चाहने की हमको इजाजत दे दी जाए, तो 99% लोग यही कहेंगे कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि भारत के साथ मिलने के वजह, उनकी बुनियादी वजह ये कम से कम भारत में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो अपनी तहजीबी, कल्चरली, सोशल एंड पॉलिटिकल जो पहचान है, अपनी जबान, उसको बचाया हुआ है। जब मौलाना सैयद हुसैन के मुताबिक उन्होंने पीओके के करीब हर हिस्से का दौरा किया। सभी जगह लोगों की राय एक जैसी ही थी। इसकी एक बड़ी वजह पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों के साथ ही इस्लामाबाद की लूट का कारोबार है। लेकिन जिन्ना के सियासी फारिसों की लूट की इस दुकान का शटर गिरने वाला है। कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह बगावत की आग सुलग उठी है, उसमें कराची से लेकर इस्लामाबाद की मीनारें खाक होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं कि तारीख का तजुर्बा सबसे बड़ी सीख होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में ये बातें बेमानी है, लेकिन नेपाल के बारे में क्या कहेंगे, जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों की बर्बादी से भी कोई सबक नहीं सीखा है। आधे से ज्यादा पड़ोसियों को बर्बादी के मुहाने पर ले जाने वाले चीन ने नेपाल को अगला टारगेट चुन लिया है। चीन नेपाल को 15 अरब रुपए दे रहा है, लेकिन बदले में नेपाल से वो क्या ले रहा है, यह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पाकिस्तान को कर्ज वाला गुलाम बनाया, कोलंबो में कयामत वाला कोहराम मचाया, म्यांमार में तख्ता पलट करवाया, बांग्लादेश को मदद के बहाने जाल में फंसाया, मालदीव के द्वीप कब्जाने और भूटान की सरहद में गांव बसाने के बाद माओ के मुल्क का विस्तारवादी जबड़ा नेपाल को निगलने की साजिश कर चुका है। चीन नेपाल को 15 अरब रुपए कर्ज देने वाला है। इस कर्ज से चीन नेपाल बॉर्डर पर रेल सड़क बनाएगा। नेपाल को भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंगाल बनाने के लिए चीन किस कदर बेकरार है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का को बुलाने के लिए चीन ने एक विशेष चार्टर्ड विमान भेजा। चीन के चियांदाओ शहर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीन ने नेपाल की कर्ज वाली गुलामी की स्क्रिप्ट को भी तैयार कर दिया। सीपेक का नाम हिमालयन कॉरिडोर किया जाएगा। सीपेक से नेपाल को भी जोड़े जाने का प्लान है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काठमांडू पहुंचे थे। इसी दौरान नेपाल और चीन में बीआरआई को लेकर समझौता हुआ था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान को मिलाकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा था। नेपाल को ग्वादर से जोड़ने के पीछे चीन का मकसद क्या है, उसे इस तरह समझा जा सकता है। सीपेक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। अब चीन की साजिश इसे हिमालयन कॉरिडोर का नाम देकर काशगर से तिब्बत के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू तक जोड़ने की है। काठमांडू से लहासा तक चीन पहले ही रेलवे लाइन को बिछा रहा है। इसके साथ ही नेपाल से लगती सरहद पर चीन कई हाईवे तैयार कर रहा है और अब तैयारी काठमांडू को ग्वादर से जोड़ने की है। चीन की साजिश में अब तक पाकिस्तान ही शामिल था, लेकिन चीन अब नेपाल को भी गुलामी के रास्ते पर ले जाने वाला है। चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है, उसे ऐसे समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। इसके साथ ही नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। बफर देश दो बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश होता है। नेपाल की सरहद भारत, चीन और भूटान से लगती है। भूटान छोटा देश है, लेकिन भारत और चीन एशिया की दो ताकतवर महाशक्तियां हैं। चीन की जमीनी सरहद से जुड़े जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनमें से हमारा देश ही ड्रैगन पर चाबुक चलाने की हैसियत, काबिलियत और ताकत रखता है। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है, इसलिए चीन नेपाल के बहाने हमारे देश को घेरने की साजिश कर रहा है। नेपाल की सीमा पर चीन के ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट की असलियत यही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पाकिस्तान चीन का चमचा है। चीन पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती दुनिया से छिपी नहीं है। चीन ही है जिस पर पाकिस्तान इतराता है। चीन ही है जिसके बूते पर पाकिस्तान का चूल्हा जलता है। चीन ही है जिसकी दोस्ती को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा बताता है। लेकिन इसी दोस्त के फरेब जाल में फंसकर पाकिस्तान अब बुरा फंस चुका है। पाकिस्तान की तबाही का डॉक्यूमेंट तक बीजिंग में साइन हो चुका है। यह सब चीन ने पाकिस्तान को भरोसे में लेकर किया है। चीन के षड्यंत्र का शिकार बलूचिस्तान बना, जहां चीन पोर्ट सिटी बसाने वाला है। चंद दिनों में ग्वादर पोर्ट पर 5 लाख चीनियों का कब्जा होगा। पाकिस्तान के साथ हुए इस धोखे की फाइल कैसे खुली, कैसे मोदी डोजियर ने पाकिस्तान चीन की कॉन्स्पिरेसी फाइल डिकोड की, देखिए उसी पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जनरल का विस्फोटक रिंग, परतंत्रता डील विद बीजिंग।
डोजियर से ड्रैगन के छल का कैसे तलस्म टूटा। ड्रैगन डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान की कैसी डेथ मिस्ट्री दफन है। जिनपिंग ने पाकिस्तान को ताइपे बनाने का ऑर्डर क्यों दिया। ड्रैगन की डेडली डील, पाकिस्तान की पावर सी। जिस चीन पर पाकिस्तान इतराता है, जिस चीन की हेकड़ी पाकिस्तान दिखाता है, जिस चीन की धौंस पाकिस्तान भारत पर जमाता है, उसी मक्कार चीन ने पाकिस्तान की गुलामी का फाइनल ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है। विस्तारवादी ड्रैगन पाकिस्तान को डकार जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। पाकिस्तान कैसे गुलाम बनेगा? पाकिस्तान की गुलामी का आगाज कैसे हो चुका है? पाकिस्तान की जमीन पर ड्रैगन के कदम कहां पड़ चुके हैं? चीन ने कैसे पाकिस्तान को छला? कैसे चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अपनी ही कब्र खोद रहा है? इसका तलस्म आज वो डोजियर तोड़ेगा जिसकी डिटेल पीएम मोदी के टेबल पर पहुंच चुकी है। ड्रैगन की डेंजरस चाल का डोजियर इंडियन आर्मी ने जारी किया है। डोजियर में क्या है, कैसे पाकिस्तान की बर्बादी तय है, इसका खुलासा आज होगा। चीन पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों मुल्क मक्कारों के उस्ताद हैं। जिनपिंग बलोचिस्तान के ग्वादर को चीनी गढ़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि खुद पाकिस्तान इस साजिश में शामिल है। जगह बलूचिस्तान, ड्रैगन का टारगेट ग्वादर पोर्ट। ग्वादर में बसेंगे 5 लाख चीनी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का तटीय कस्बा ग्वादर। ग्वादर में ड्रैगन के कदम पड़ चुके हैं। बलूचिस्तान वो इलाका है जहां बाजवा की आर्मी बलूचों की आवाज ऊंटों तले दबाती आई है। इंडियन आर्मी के डोजियर में चीन पाकिस्तान के इन्हीं जुल्मों का तफसील से जिक्र है। डोजियर में चीन की किस साजिश का जिक्र है, ये भी समझिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान के ग्वादर को चीनी सिटी में तब्दील कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पर 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाने की योजना है। चीन पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। पाकिस्तान गले तक चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। जिस ग्वादर में चीन अपना शहर बसा रहा है, उसी ग्वादर को पाकिस्तान ने 1958 में ओमान से खरीदा था। ग्वादर पोर्ट के नाम पर पाकिस्तान में 2002 तक कई घपले हुए। 2007 में 24 करोड़ की लागत से ग्वादर पोर्ट बना और 2013 में सिंगापुर की एक कंपनी से ठेका लेकर पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन के पास गिरवी रख दिया। ग्वादर चीन पाकिस्तान सीपेक का हिस्सा है। चीन यहां सड़कें बना रहा है, इलाके में कारोबार बढ़ा रहा है। चीन यहां अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम तक रेडी कर रहा है। अगर एक भी धमाका हुआ तो एक ही झटके से ग्वादर की पूरी आबादी साफ हो जाएगी। 2017 में पाकिस्तान की माली हालत बिगड़ने लगी। तब तत्कालीन सरकार ने ग्वादर बंदरगाह को चीन के हाथों गिरवी रखा। तब जिनपिंग ने ही चीन समर्थित मल्टीनेशनल कंपनी को ग्वादर 40 सालों तक लीज पर दिलवाया था।
मौजूदा वक्त में चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ग्वादर में काम कर रही है, जो ग्वादर में बसने वाले चीनियों के लिए विकास कार्य कर रही है। डोजियर में इसका भी जिक्र है कि चीन 23 करोड़ की लागत से ग्वादर में एयरपोर्ट बना रहा है। चीन ने पोर्ट टाउन का निर्माण शुरू कर दिया है। 300 मेगावाट के बिजली प्लांट पर अरबों डॉलर चीन ने खर्च किए। साथ ही चीन सीपीईसी की दूसरी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। डोजियर में चीन के मक्कारी के और भी सबूत हैं। दावा है कि चीन सोनमियानी और जियमानी जैसे और भी इलाकों में नए बेस बना रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति में बलूचिस्तान की आवाम पिस रही है। बलोच अपनी जमीन, अपनी नौकरियां खो रहे हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा। चीन दोनों हाथों से बलूचिस्तान को लूट रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत, ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने चीन से M9 और M11 मिसाइलों की डिमांड की थी। साल 1993 में चीन ने पाकिस्तान को ये मिसाइलें सौंपी। चीन ने यहां भी सौदा मुनाफे का किया था। मिसाइलों के बदले में बीजिंग ने बलूचिस्तान के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की डील पाकिस्तान से की। साल 1993 में ही चीन की सरकारी कंपनी मेटालर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को बलूचिस्तान का चगाई इलाका लीज पर मिल गया। लीज 20 सालों की थी। चगाई क्षेत्र चाइनीज कंपनी के हाथ क्या आया, बीजिंग के लिए तो कुबेर का खजाना लग गया। चगाई के सेंडेक और रेकोडिक में चाइनीज कंपनी को दौलत का अंबार मिला। दोनों जगहों पर सोने और तांबों के दो बड़े भंडार चीन ने ढूंढ निकाले। साल 2002 से ही चीन की सरकारी कंपनी यहां सोने और तांबे को लूट रही है, जो बलोचों की अमानत है। चगाई और रेकोडेक में चीन का जैकपॉट कैसे लगा, चीन यहां कितनी कमाई सालाना कर रहा है, ये भी जानिए। चीनी कंपनी यहां सालाना 25 टन सोना निकालती है। 12 से 15 हजार टन तांबा अब तक निकाला जा चुका है। खुदाई से मुनाफे का 50% चीन और 48% पाकिस्तान को मिला, जबकि बलूचिस्तान को महज 2% हिस्सा ही मिला। चीन एक तरफ तो मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ताइवान को हड़पने में लगा है, तो दूसरी ओर वो देशों को कर्ज के जाल में डुबाकर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। श्रीलंका को लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर डुबोने के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। खबर है कि सीपेक प्रोजेक्ट फेल होने के बाद चीन अब पाकिस्तानी सेना के लिए एक सीक्रेट मिसाइल बेस बनाने में जुटा है। एक तरफ ग्वादर में चीन पोर्ट सिटी बसा रहा है, वहीं पूरे बलूचिस्तान पर रेड आर्मी कब्जा करने में लगी है। जिनपिंग की सेना बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए सीक्रेट मिसाइल बंकर बना रही है। पहाड़ों में गुफा बनाकर मिसाइल शेल्टर बनाने की तैयारी चल रही है। सिंध के नवाबशाह और बलूचिस्तान के खुशदर के करीब ये निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान को झांसा उसकी सुरक्षा का दिया गया है। चीन ने ये चाल सीपेक में डूबे अरबों डॉलर वसूलने की एवज में चली। चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे अहम है सीपेक, जिसका काम बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। सरहद पार से ऐसी खबरें भी कई बार आई कि पाकिस्तान सीपेक अथॉरिटी को भंग करने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में जब चीन को अपनी मोटी रकम डूबती दिखी, तब पाकिस्तान के गुलामी का दस्तावेज जिनपिंग ने साइन कर दिया। पहला टारगेट बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट बना, जहां जिनपिंग चाइनीज सिटी बसा रहा है। अगर पाकिस्तान के माली हालात ऐसे ही रहे, अगर पाकिस्तान ने चीन का कर्ज नहीं लौटाया, तो मुमकिन है जैसे ग्वादर पोर्ट पर चीन ने कब्जा किया, ठीक वैसे ही पूरा पाकिस्तान चीन के नक्शे में शामिल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में डूबा है। 22 करोड़ अवाम दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। मुल्क का खजाना तक खाली हो चुका है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को फूटी कौड़ी तक देने को तैयार नहीं है। शरीफ का जनरल तक खैरात मांगकर थक चुका है।
लेकिन हर चौखट से पाकिस्तान के हाथ मायूसी लगी। ऐसे हालात में जनरल के सिर पर ऐसी जिद सवार है जो पाकिस्तानियों का हलक सुखा रही है। आखिर क्या है बाजवा की वो हट जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर आमादा है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जेब में नहीं एक भी पाई, जनरल का प्लान हवा हवाई। वाह रे पाकिस्तान के जनरल। माली हालत मुल्क की मैयत निकलने वाली है। मुल्क के प्राण संकट में हैं। रोटी तक मुल्क को मयसर नहीं और ख्वाब हवा हवाई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है और बाजवा साहब हवाई प्लान बनाकर बैठे हैं। वो भी तब जब हर चौखट से खैरात की जगह मायूसी मिली। वो भी तब जब मुल्क के खजाने में फूटी कौड़ी नहीं बची। तब शरीफ साहब का जनरल जंगी जहाजों की शॉपिंग का गुमान पाले बैठा है। बहरहाल खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 2021 से 8 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रही थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बेल्जियम का C-130 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी पेंट में नजर आ रहा है, जिसका सीरियल नंबर 382-4483 है, जो कि यूरोप के किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है। असल में बेल्जियम के साथ पाकिस्तान की डील 2019 में शुरू हुई थी और 2021 में मुकम्मल हुई। पाक फिजाइया के पास इस वक्त कितने C-130 तैयारे मौजूद हैं और कितने ग्राउंड हो चुके हैं? पाक आर्मी एक तवील अरसे से साजो-सामान की नकलो हरकत के लिए C-130 तैयारों का इस्तेमाल करती चली आ रही है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 22 करोड़ आवाम चौतरफा आफतों से घिरी है। मुल्क में दाने दाने की किल्लत है। 2 जून तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी के लिए आवाम तरस रही है। ऐसे हालात में रावलपिंडी के सिर पर फाइटर प्लेन खरीदने का भूत सवार है। बाजवा का मेन्यू रेडी है। शरीफ साहब को ऑर्डर की कॉपी तक मिल चुकी है। भूखा मरता पाकिस्तान जिस वक्त पाई पाई का मोहताज है, ठीक उसी वक्त जनरल बाजवा C-130 फाइटर प्लेन पाकिस्तान लाने की जिद पर अड़ा है। वो भी 1-2 नहीं, 8 फाइटर प्लेन। कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा, कोई ऐसी चौखट नहीं बची जिसके सामने पाकिस्तान ने खैरात के लिए झोली न फैलाई हो। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज के किस्त तक चुकाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं बची। चीन से लेकर अमेरिका तक, सऊदी अरब से लेकर UAE तक पैसे के लिए हाथ फैला रहा है। 22 करोड़ आवाम की दुहाई दे रहा है, उनकी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के पास इन तैयारों की बहुत कम तादाद है, इसलिए पाक फौज को जदीद तरीन तैयारे खरीदने की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान Y-20 तैयारों पर गौर कर रहा है। बेल्जियन एयरफोर्स के C-130 हैं, वो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं C-130 के, और उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा फ्लाइट आवर्स रहते हैं। उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स उनको ना सिर्फ इस्तेमाल करेगी बल्कि उनको आइंदा आने वाले सालों के अंदर फ्लाई वर्दी भी रखेगी। इन जहाज़ों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा लाइफ मौजूद है और इन जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के हुक्मरान और खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका और UAE से राहत पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइटर प्लेन खरीदने की डील कर रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान 8 C-130H एयरक्राफ्ट खरीदने की डील फाइनल कर चुका है। पाकिस्तान ने C-130H खरीदने की ये डील बेल्जियम से की है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो C-130 50 साल से ज्यादा अरसे से ऑपरेट कर रही है और C-130 का जो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ रिकॉर्ड है वो बहुत ही जबरदस्त है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त B मॉडल्स मौजूद हैं C-130 के, H मॉडल्स हैं और E मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। और जो पर्टिकुलर ये बेल्जियम से जहाज लिए जा रहे हैं, ये H मॉडल के जहाज हैं, यानी C-130H मॉडल या वेरिएंट के जहाज हैं। इन जहाज़ों के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक लिफ्ट का जो फ्लीट है उसकी एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। ये पहली बार है कि अमेरिका ने F-16 जेट में तब्दीलियों के जरिए बोइंग ऑटो पायलट सिस्टम के इजाफे के साथ इन्हें ड्रोन के तौर पर मुतारफ करवा दिया है।
पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। देश का खजाना खाली है, जनता महंगाई और खाने पीने की कमी से जूझ रही है। पाकिस्तान विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे बुरे हालात में भी पाकिस्तान बेल्जियम से एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। सपनों का घर बना रहे हैं? टॉप टेक टीएमटी बार लगाइए। अब पूछिए कॉन्ट्रैक्टर बाबू क्यों? इससे आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। और फिर दिल दीवाना सुन ले उसकी बात, मंजिल अपनी दूर नहीं, चल यार मिला ले हाथ। बालकनी में पूल, टेरेस पे गार्डन और गेट पे बब्बर शेर लगा